नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो बेटा अपन देख रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं बात कर रहा था कि आपके किरचॉफ लॉ की, और उम्मीद करता हूं बेटा किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और किरचॉफ लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बेटा अपन एक टॉपिक लेते हैं इंडक्टर का, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये आपके ऐसे फंडामेंटल में भी काम आता है। तो हम इंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा इंडक्टर। इंडक्टर, पहली बात तो हम बात करेंगे इंडक्टर होता क्या है। सुनिएगा बेटा, इंडक्टर क्या काम आता है और कैसा होता है। इंडक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। क्या बोलते हैं? प्रेरक। प्रेरक। अब ये प्रेरक क्या भला होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। अगर अपन ने कोई चालक तार लिया, कोई एक कंडक्टर लिया है, और कंडक्टर को क्या कर दिया अपन ने, कुंडली नुमा आकृति में लपेट दिया जाए, तो वो इंडक्टर बन जाता है। मैंने कहा कि हमने क्या लिया, ये हमारा एक कोई कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। इस कंडक्टर का मतलब होता है बेटा चालक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंडक्टर, कंडक्टर, नाम एक जैसे सिमिलर है, ध्यान रखना बेटा। ये है चालक। इस चालक को बेटा मैंने क्या कर दिया, इस कुंडली नुमा आकृति में लपेट दिया। क्या बन गया ये हमारा? अब ये इंडक्टर बन गया। क्या बन गया? इंडक्टर बन गया। और इंडक्टर को हम लिखते हैं एल से। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी चालक को कुंडली नुमा आकृति में लपेट दिया जाता है तो इसे हम इंडक्टर कहते हैं। और इंडक्टर जो होता है आपका, जब भी इंडक्टर में हम सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देता है। तो इसमें नोट कर दीजिएगा, अगर किसी कंडक्टर को कुंडली नुमा आकृति में लपेट दिया जाए तो इसे इंडक्टर कहा जाता है। इंडक्टर कहा जाता है। बिल्कुल। ये लो, इंडक्टर तो अपना रेडी हो गया। मैंने कहा इंडक्टर तो कह दिया अपन ने, और जो इंडक्टर होता है ये मैग्नेटिक एनर्जी को, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस चीज को भी नोट कर दीजिएगा। इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में बदलता है। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है। नॉर्मल दो तीन बातें हैं आपको इंडक्टर के बारे में जो डायरेक्ट आपको याद रखनी है। चलो इंडक्टर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मैंने कहा कि मैंने एक इंडक्टर को बनाया। ये लो इंडक्टर है। इंडक्टर में हमने क्या किया, करंट का कंडक्शन किया। तो इसके चारों ओर जो मैं येलो पेन से बना रहा हूं, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर लेता है। क्या पैदा कर लेता है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा कर लेता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर इंडक्टर के अंदर हम करंट का फ्लो करवा दें तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, वो उसके चारों ओर फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ये फ्लक्स कौन सा होता है, इस बात को देखिएगा कि बेटा हमने एक परमानेंट मैग्नेट लिया। ये हमारा कोई एक परमानेंट मैग्नेट है, एन पोल है और एस पोल है ना, नॉर्थ पोल आपका और साउथ पोल है। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा। तो आपने देखा होगा कि बेटा मैग्नेटिक लाइंस जो है वो एन पोल से एस पोल की ओर निकलती है, इस प्रकार से। नीचे इस प्रकार से भी अपनी निकलती है। ये जो मैग्नेटिक लाइन है ये एक दूसरे को कट नहीं करती है। ओके, तो ये हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस होती है या मैग्नेटिक जो आपका एरिया कवर करती है, इसे हम बोलते हैं क्या,
मैग्नेटिक लाइन, और ये हमारा होता है फ्लक्स। ठीक है ना, ये फ्लक्स है। तो हमारा क्या हो रहा है, अगर किसी सर्किट में करंट दे देंगे तो करंट देने से इसके चारों ओर क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि बेटा कब पैदा हुआ फ्लक्स, धारा के कारण पैदा हुआ। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडक्टर में धारा प्रवाहित करने पर मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, जो यह फ्लक्स हमारा धारा के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। जितनी धारा बढ़ेगी हमारा उतना फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो हमने कहा कि इंडक्टर को अगर इंडक्टर को सप्लाई दे दी जाए तो इंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है, मतलब कहने का जो हमारा फ्लक्स है ये समानुपाती होगा आपके धारा के। ओके, तो हमने कहा समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एल और इंडक्टर, या हिंदी में बोलते हैं प्रेरकत्व, नियतांक आता है। ओके, तो मैंने कहा कि जैसे ही हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, फाई बराबर एल आई, ये इंडक्टेंस होता है, एल की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, फाई बाई आई, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, फाई जो होता है ये हमारा होता है फ्लक्स, अपॉन आई होता है करंट। बेटा इसकी यूनिट देखें, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर बटा करंट की क्या होती है, एम्पियर, और इसे एक नाम से और जानते हैं हेनरी। तो अभी आपको याद क्या रखना है, जो पेपर में क्वेश्चन हिट करेगा वो करेगा इंडक्टर की फॉर्मूला क्या होता है, फाई अपॉन आई, और हम कह सकते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वेबर पर एम्पियर होती है, आपको याद रखना है। ओके, तो चलते हैं आगे, अपन देखते हैं एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं कि इस बेस पे कि आपका न्यूमेरिकल किस प्रकार का आएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि एक इंडक्टर में 25 किलो वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है जब इंडक्टर में इंडक्टर में 5 एम्पियर धारा, कितने एम्पियर धारा बेटा, 5 एम्पियर धारा धारा 5 एम्पियर धारा 10 टर्न में प्रवाहित होती है, तो इंडक्टेंस प्रेरकत्व, इसे हिंदी में बोलते हैं
प्रेरकत्व का मान याद करो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहना क्या चाहता है देखिएगा, हमने कहा कि ये हमारा एक इंडक्टर है जिसमें 10 नंबर ऑफ टर्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे नंबर ऑफ टर्न है। इसमें कह रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है वो आपने दे दी 5 एम्पियर। इसमें आपका फ्लक्स पैदा हो रहा है, फ्लक्स पैदा हो रहा है, और फ्लक्स पैदा हो रहा है वो 25 किलो वेबर है, जिसे मैं लिख सकता हूं 25 इंटू 10 की पावर 3 वेबर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका के होता है किलो, और किलो को हम जो लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, 10 की पावर 3 कहते हैं। बिल्कुल हमने यहां तक कर दिया। और हमें कहा है कि एल का वैल्यू को फाइंड करनी है। बिल्कुल, तो हमने कहा कि और नंबर ऑफ टर्न भी हमें, ये कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न, और नंबर ऑफ टर्न हमारे हैं 10। तो मैंने कहा कि हमें तो आई की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, वाई की वैल्यू गिवन है 25 इंटू 3 वेबर, और एन की वैल्यू गिवन है आपकी 10। कितनी है, 10। ये डाल दिया मैंने 10। ओके, हमें एल की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यहां पर अपन पुट करते हैं कि एल बराबर क्या होता है। तो आपको कि सर 5/I होता है। अगर हमारे पास में, अगर याद रखना कि अगर नंबर ऑफ टर्न दे दिए जाए तो नंबर ऑफ टर्न आपके दे दिए जाए तो क्या होगा देखिएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा LN5/I। ओके, इस फॉर्मूले में डाटा को पुट करिएगा। तो L बराबर बेटा N का मान कितना है, तो आपको भी सर 10 है। फाई का मान कितना है, तो 25 इंटू 10 टू पावर 3 है। I का मान आपका 5 है। चलो काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा जो L का मान आएगा वो कितना आएगा, 50 किलो हेनरी। कितना आएगा, 50 किलो हेनरी। क्योंकि बेटा 10 की पावर को मैंने वापस हेनरी कर दिया, 50 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार के आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में कि पहले आपके जो इंडक्टर के फॉर्मूले को लेके। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ जाना इसका किस प्रकार से हम करते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी मेन टर्म्स की, ठीक है ना। तो बेटा आप हेडिंग डालिएगा पहले तो इंडक्टर के मुख्य बिंदु, इंडक्टर के मेन पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। आपसे डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस पुट अप होगा, और आज तक जो क्वेश्चन आए हैं बेटा यानी मेन पॉइंट से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें इसको और अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से मेन आपके पॉइंट होते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कह दो, या फिर आप इसे हिंदी में बोलो तो गतिज ऊर्जा में बदलता है। या फिर एक और पूछा सकता है कई बार बेटा, यहां से एक बात और याद रखें कि आपका कभी क्वेश्चन गलत ना हो कि इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी तथा, या फिर अपन दूसरा वर्ड्स और यूज करें कि चुंबकीय
ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी में बदलता है या स्टोर करता है। ओके, स्टोर करता है या फिर आपका बदलता है, आपको दिमाग में रखना है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ओके हमने मान लिया कि आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और या स्टोर करेगा। आपसे आपसे पूछ ले कि इंडक्टर में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी स्टोर हो रही है, ऐसा अगर पूछ ले तो कैसे बताएंगे अपन? तो मैंने कहा कि इंडक्टर में एकत्रित ऊर्जा, क्योंकि स्टोर यही तो हो रही है, कितनी ऊर्जा एकत्रित होगी, 1/2 Li² होगी। कितनी होगी बेटा? 1/2 Li²। L का मतलब होगा इंडक्टेंस, I का मतलब होता है यहां पर करंट। चलो इसी का एक न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूं मैं कि कैसा यहां से पूछा जा सकता है। चलो एक न्यूमेरिकल देख लीजिएगा कि अपन ने ऐसा कहा, एक इंडक्टर में 10 वेबर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तो इंडक्टर में एकत्रित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो इंडक्टर में एकत्रित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो हमने कहा कि हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो हमें क्या क्या दिया गया है, उस चीज को हम देख लेते हैं। हमने कहा कि दिया गया है एक इंडक्टर में 10 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होता है, मतलब फाई की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 वेबर है। और आई की वैल्यू कितनी है, तो आपको कि सर 2 एम्पियर है। कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 2। आपको निकालना क्या है, एकत्रित ऊर्जा स्टोर एनर्जी निकालनी है, हमें एनर्जी निकालनी है, ए निकालनी है। तो हमारे पास में ए निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो ऊर्जा होता है एनर्जी इक्वल होता है 1/2 Li का स्क्वायर। हमने कहा कि यार इसमें हमारे पास में L मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि हमारे पास तो फाई और आई दिया हुआ है, हमें L को निकालना पड़ेगा। तो L कैसे निकलेगा, चूंकि डाल के लिखना, मैं अलग पेन से लिखा देता हूं इसको। देखिएगा कि हमें निकालना है L, और L बराबर होता है फाई बाई आई। तो L बराबर फाई की वैल्यू कितनी है, तो बेटा फाई की वैल्यू आप देखिएगा 10 है और I की वैल्यू आपकी 2 है। तो बेटा यहां से L आपका निकल के आ गया 5 हेनरी। कितना आ गया, 5 हेनरी। तो बेटा इसमें वैल्यू पुट करो और एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी बराबर हो गया 1/2 इंटू L की वैल्यू 5 और I की वैल्यू आपकी 2 और 2 का आपका स्क्वायर। तो मैंने कहा कितना हो गया, 1/2 इंटू 5 इंटू 4, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 10 जूल आपकी एनर्जी क्या करेगी, इंडक्टर में स्टोर होएगी। ओके, तो हमारे अगर एनर्जी से क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्वेश्चन कह दे कि इंडक्टर में कौन सी ऊर्जा एकत्रित होती है या किस फॉर्म में बदलता है, तो याद रखना कि इंडक्टर में काइनेटिक एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में एकत्रित होती है। ओके, और कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1/2 Li² होती है। कितनी होती है, 1/2 Li² होती है, जो आपको फॉर्मूले में मैंने पुट करके बता दिया है। चलो नेक्स्ट अपन और कहानी देखते हैं। आगे मेरे को बताइएगा, इंडक्टर जो होता है, कई बार एग्जाम में आपके JN में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टर जो होता है
ये क्या काम करता है कि करंट की वैल्यू को सडनली बदलने नहीं देता। याद रखना है, इंडक्टर इंडक्टर करंट की वैल्यू को अचानक से बदलने का विरोध करता है। तो क्या करना है, इंडक्टर करंट की वैल्यू को अचानक से बदलने का आपका क्या करेगा, विरोध करता है, करंट को बदलने नहीं देता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि इंडक्टर किसकी वैल्यू को बदलने देता, तो आपको याद रखना है कि इंडक्टर हमारे करंट की वैल्यू को बदलने नहीं देता है। चलो हम आगे की ओर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर मैं बात करूं थोड़ा कि जो इंडक्टर होता है और जो इंडक्टर में धारा के मान में जो बाधा आएगी, मतलब हम कहते थे कि धारा के मान में बाधा और प्रतिरोध होता है, पर इंडक्टर के धारा के मान में जो बाधा होती है उसे हम रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। ओके, तो लिखिएगा कि इंडक्टर में धारा के मान में बाधा या रुकावट इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। कौन सा, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। ओके, और याद रखना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, XL के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हमने कहा कि जो हमारा इंडक्टर होता है, ये हमारा इंडक्टर है, इसको समझते हैं थोड़ी लाइन को। ये हमारा इंडक्टर आपका L हो गया। इसमें बेटा अपन ने क्या कर दिया, करंट को दिया और करंट हमारी पास कर दी I। ये क्या करेगा, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो आपका XL, जो आपका करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा। इस XL को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी में बोलें तो प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। ओके, ये प्रेरणिक प्रतिघात हो गया। अभी जो हमारा एक्सेल होता है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। क्या होता है बेटा, याद रखना है, ओमेगा एल आपके आगे एसी फंडामेंटल में बहुत काम आएगा। ये एक्सेल बराबर क्या होगा, ओमेगा एल। जो हमारा ओमेगा होता है, ये ओमेगा जो है, ये एक नई टर्म आ गई, तो मैंने यहां पर लिखा ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं। तो ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2πf। क्या होता है, 2πf। और f क्या बेटा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 कांस्टेंट और पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू भी नोट कर देते हैं, 22/7, या फिर हम क्या कहते हैं 3.14 लेते हैं। तो मैंने कहा पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, या फिर आपके क्या कर लेते हैं कि जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है 2πf। मैंने कहा इस इक्वेशन में हमने XL की वैल्यू को पुट किया, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2πf और ये L। तो ये बेटा आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र निकल के सामने आता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार के आपके सर्किट में धारा के मार्ग में बाधा है। मतलब इंडक्टर में जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, XL कहलाएगी। और XL को हम जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो बेटा एक प्रकार की धारा के मान में बाधा होती है, वो प्रतिरोध होता है, और उसकी यूनिट ओम होती है। तो बेटा इसकी यूनिट भी हमारी क्या हो जाएगी, ओम होती है। तो यहां पर लिख देते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट
ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। ओके, तो जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट हम और आगे की ओर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। आगे देखिएगा नेक्स्ट। आगे हम बात कर लेते हैं, कई बार हमारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडक्टर स्टडी स्टेट कंडीशन पर या फिर इंडक्टर में अनंत टाइम पर या डीसी सप्लाई देने पर इंडक्टर कैसा बिहेव करता है। तो मैंने लिखा कि अगर इंडक्टर को डीसी सप्लाई दे दी जाए तो या आपको कहेगा टी अनंत, टी अनंत पर टी अनंत पर इंडक्टर का व्यवहार, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए। मैंने कहा कि इंडक्टर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मैंने कहा ये हमारा है एक इंडक्टर, ये लो, इसको हमने डीसी सप्लाई दे दी और ये एल है। अभी बेटा हमारा जो होता है इसका रिएक्टेंस होती है एक्सएल, होती है कि नहीं होती? आपको भी यस सर, एक्सएल रिएक्टेंस है। मैंने कहा डीसी सप्लाई देने का मतलब होता है आपकी डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी 0 हर्ट्ज होती है ना। तो मैंने कहा कि इंडक्टर को डीसी सप्लाई देने पर देने पर देने पर क्या होगा, और हम जानते हैं कि जो डीसी सप्लाई होती है, डीसी डीसी सप्लाई जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो लिखा डीसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है ना, बिल्कुल। और हम ऐसा कह दें कि इंडक्टर रिएक्टेंस, हमें इंडक्टर की रिएक्टेंस निकालना है और रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया हमारा, सॉरी एक्सएल बराबर, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसे लिखते हैं एक्सएल, और क्या हो गया 2 पाई एफ एल। तो बेटा मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी 0, तो मैंने एफ की वैल्यू बेटा क्या पुट कर दी, यहाँ पर है 0 पुट कर दी। कितनी पुट कर दी, 0। तो बेटा एक्स एल बराबर कितना हो गया, 2 इंटू पाई इंटू 0 इंटू एल। तो सारी टर्म हमारी क्या होगी 0, तो हमारा एक्सएल क्या मिल जाएगा 0। तो हमने कहा कि अगर इंडक्टर को हम डीसी सप्लाई देते हैं तो बेटा वो क्या करेगा, उसका एक्सएल 0 हो जाएगा। एक्सएल 0 होने का मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका अपन कह सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि सर्किट कैसा है, शॉर्ट सर्किट है ना। तो हमने कहा इंडक्टर को नोट डाल के लिख देना, ये इंडक्टर को डीसी सप्लाई देने पर, इंडक्टर को डीसी सप्लाई देने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। नीचे लिखना कि बेटा हम जानते हैं कि
अगर किसी सर्किट को अगर किसी सर्किट का लिख दीजिएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है तो वह शॉर्ट सर्किट, हिंदी में लिखते हैं लघु परिपथ व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? लघु परिपथ व्यवहार करता है। तो हमारा इंडक्टर डीसी देने पर एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। अतः इंडक्टर को डीसी सप्लाई देने पर वह शॉर्ट सर्किट व्यवहार करता है। राइट, चलो नोट करिएगा बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि यहां तक आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा कि अगर इंडक्टर को डीसी सप्लाई दे देंगे तो हम जानते हैं कि इंडक्टर को डीसी सप्लाई देने पर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है और इंडक्टर की रिएक्टेंस 2 पाई एफ एल होती है, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, और एफ की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, 0 हो गया। और हम जानते हैं इंडक्टर को डीसी सप्लाई देने पर इंडक्टर रिएक्टेंस 0 हो जाती है, बिल्कुल। और हम जानते हैं कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होता है तो वह शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ व्यवहार करता है। अतः इंडक्टर डीसी सप्लाई देने पर शॉर्ट सर्किट व्यवहार करता है। बिल्कुल, आपको यहां तक तो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कि आपको एक चीज और याद रखनी है कि इंडक्टर जो होता है वो आपका लैगिंग एलिमेंट होता है। कैसा होता है? लैगिंग एलिमेंट होता है। क्यों होता है इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो लिखिएगा, इंडक्टर एक लैगिंग, हिंदी में बोलते हैं पश्चगामी तत्व होता है। क्योंकि शुद्ध प्योर इंडक्टर में धारा इंग्लिश में बोलें तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी, या पश्चगामी न लिख के डायरेक्ट लिखिएगा पीछे होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इंडक्टर एक लैगिंग एलिमेंट है या तत्व है क्योंकि शुद्ध इंडक्टर में धारा 90 वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। ओके, तो कैसा एलिमेंट आपका इंडक्टर एक लैगिंग एलिमेंट कहलाता है। अगर बेटा आगे कैपेसिटर में मैं बात करूंगा तो कैपेसिटर में क्या करेगी, वोल्टेज क्या चलेगी आपकी पीछे रह जाएगी, धारा आगे चलेगी, तो इसीलिए वो लीडिंग एलिमेंट कहलाता है। चलो इसी में लिखवा देता हूं एक बार के लिए, वैसे नोट कर लीजिएगा कि कैपेसिटर में, किसमें? कैपेसिटर मतलब संधारित्र में वोल्टेज करंट से, किससे? करंट से 90 डिग्री पीछे होती है, ऐसा कह दो। या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री
अग्रगामी होती है, इसलिए कैपेसिटर एक लीडिंग, ब्रैकेट में लिखते हैं अग्रगामी एलिमेंट होता है। कैपेसिटर में जस्ट उल्टा चलता है और इंडक्टर में जस्ट आपका उल्टा चलता है। एक बात और याद रखनी है कि आपसे अगर पूछ ले कि इंडक्टर कौन सा लीनियर होता है और कौन सा नॉन लीनियर होता है, इसके बारे में बता देता हूं मैं। याद रखना है कि जो एयर कोर इंडक्टर आपका कैसा होता है, लीनियर एलिमेंट होता है। अब एयर कोर इंडक्टर क्या होता है, एयर का मतलब होता है हवा, और इंडक्टर को किस में लपेटना है, हवा में। मतलब ऐसे, ये है हवा, टर्न के बीच में क्या है, हवा, ये लीनियर है। अगर मैं कह दूं कोर इंडक्टर, कौन सा, कोर इंडक्टर नॉन लीनियर एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखिए अरेखीय तत्व होता है। अब ये कोर वाले कौन से होते हैं, जैसे कोर वाले की मैं बात करूं, मैंने कहा एक कोर ले ली, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया ना, नॉन, है ना, नॉन लीनियर एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। ओम का नियम तभी तो पालन नहीं होता। इसके ऊपर बेटा इस प्रकार से अपन ने इसको लपेट दिया, ये हो गया कोर, ये कोर इंडक्टर हो गया आपका। कौन सा इंडक्टर हो गया, कोर। क्योंकि बेटा इसमें आपने क्या कर लिया, ये कोर यूज कर ली, क्या ले ली, कोर। लपेट तो टर्न तो इसमें भी है और टर्न इसमें भी है। ऊपर वाले में बेटा हवा में लपेटा हुआ टर्न है, किसी के ऊपर नहीं लपेटे, इसमें किसी के ऊपर लपेट दिए, तो ये जिसके ऊपर लपेट दिया तो वो नॉन लीनियर बन जाएगा। अगर हवा में लपेट दिया तो वो लीनियर एलिमेंट आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है। आगे की ओर बढ़ लेते हैं अपन, थोड़ी चीजें और देखते हैं इसी में। अब अपन चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा। तो आगे चलते हैं कि इंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसको देख लेते हैं। ओके, चलो आगे हेडिंग डालिएगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रेरक का संयोजन क्रम। बेटा प्रेरक जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर है, इसका संयोजन क्रम देखना है, कितने प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, तो हम इंडक्टर को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, है ना। तो इंडक्टर को दो प्रकार से कैसे जोड़ते हैं वो देखिएगा। एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, और दूसरा होता है पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। हिंदी में लिखें तो इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, और इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। बेटा याद ये रखना है कि इंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है
वो सेम डिट्टो आपके प्रतिरोध के कॉम्बिनेशन जैसा ही होता है। तो नीचे हम नोट डाल के एक बात लिख देते हैं कि इंडक्टर का कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बराबर या इक्वल या समान के कॉम्बिनेशन के समान होता है। ओके, किसके समान होता है? प्रतिरोध के कॉम्बिनेशन के समान होगा। वैसे डिट्टो सेम रहेगा। इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पुटअप करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आपको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत इसमें नहीं रहेगी, या थोड़ा बहुत मैं फॉर्मूले शुरू बता देता हूँ, ठीक है ना, पैरेलल और सीरीज के। चलो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। इसमें क्या रहता है? ओके, तो पहला मैंने हेडिंग डाली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। कौन सा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा कि इसमें भी हमारा इंडक्टर जो है, बहुत सारे इंडक्टर इस प्रकार से हमारे सीरीज में जुड़े होंगे। अब हमें ये कहेगा कि टोटल इंडक्टेंस बता दो, ठीक है। ये ए है, ये आपका बी है। मैंने कहा ये हमारा L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो मैंने कहा पहले तो सीरीज की पहचान करना सीखो। रेजिस्टेंस में सिखाया था आपको ना, मैंने कहा एक टर्मिनल से करंट दे दो, ये सारी करंट देखो सारों में से होके निकल रही है, देखो आई यहाँ पर पहुंच गई, मतलब श्रेणी में है। श्रेणी हमें पहचान करनी आ जाती है। तो हमने कहा कि LAB निकालना है, तो हमारा सूत्र होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश 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 LN तक होगा। इसी प्रकार बेटा मैं देख लेता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इंडक्टर हमारा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। अब इंडक्टर ऐसा जुड़ गया, ये A है, ये आपका B है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। आपको पूछेगा टोटल इंडक्टेंस बताइएगा, तो टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज होगा 1/L1 बराबर 1/L टोटल बराबर 1/L1 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, जितने भी आपके रेजिस्टेंस लगे हो, इसी सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। पहचान कैसे करते हैं इसकी? समांतर श्रेणी है, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने कहा एक टर्मिनल से धारा देना, करंट हमारी 3 भागों में टूट रही है, मतलब 2 या 2 से अधिक भागों में जब हमारी करंट टूट जाती है, वो हमारा क्या हो जाता है? समांतर क्रम हो जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव सिरे को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। बिल्कुल, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। हम एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं इसके कि क्वेश्चन हमारे किस प्रकार के आएंगे। मैंने कहा मिक्स क्वेश्चन लगाता हूं बेटा, वैसे तो आपको प्रतिरोध में बहुत सारे बता दिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि ए और बी के बीच टोटल इंडक्टेंस फाइंड करो। चलो हमारा क्वेश्चन है, एक इंडक्टर यहां है, एक इंडक्टर यहां है, एक यहां है।
देखो आपको अज्यूम करना है एक रेजिस्टेंस ही है ये, ठीक है ना। ये एक सर्किट बना देते हैं। चलो इनकी वैल्यू को हम देख लेते हैं। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, श्रेणी समांतर आपका मिक्स का क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन में वैल्यू हम देख लेते हैं। मैंने कहा वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2 हेनरी, ये 4 हेनरी, ये 4 हेनरी, ये 2 हेनरी, ये आपका 4 हेनरी, ये लिख देते हैं 2 हेनरी, 2 हेनरी, ये 1 हेनरी और ये आपका 4 हेनरी। चलो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एक बात मैंने बता रखी है, रेजिस्टेंस में जैसे अपन सॉल्व करते थे वैसा रूबरू वो तरीका यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे पहले करंट को देना है। बिल्कुल एक टर्मिनल से हमने करंट को दे दिया। मैंने कहा करंट हमारा यहाँ से चल रहा है, करंट हमारा इधर टूट गया, इधर टूट गया, हम पीछे सर्किट में जा रहा है करंट, उसके साथ चलेंगे। मैंने कहा यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, तो हमें पता चल गया कि ये दोनों जो आपस में है वो सीरीज में है। किसमें? ये सीरीज में है। इन दोनों का सीरीज सॉल्व कर दीजिएगा, आगे चले। फिर बेटा हमारा करंट क्या कर गया, इधर से तो आ गया, इधर आ गया, इधर वापस टूट गया। मतलब इन दोनों को भी हम सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा ये क्या है, ओ सॉरी गलती से बेटा सीरीज लिखा गया। जब दो भागों में करंट टूट रही है तो बताओ ना पैरेलल होगा। कैसा होगा? ये पैरेलल हो जाएगा। और ये भी हमारा कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। बिल्कुल इन्हीं को अपन सॉल्व कर लेते हैं, छोटा छोटा सर्किट हो जाएगा। जिस पेन से जो मैं छेड़ रहा हूँ मैं उसी को बनाऊंगा, बाकी सेम डिटो रहेगा। मैंने कहा इस दो को नहीं बनाया तो बेटा मैंने इस दो को एज इट इज रख दिया। मैंने कहा ये 2 हेनरी है। आगे चलते हैं। मैंने कहा इन दोनों को मैंने सॉल्व करना है, तो आपको वही सूत्र लगाना है जो रेजिस्टेंस में लगाते थे। जब रेजिस्टेंस समान मान के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे होते सूत्र क्या लगेगा, R अपॉन N। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, L अपॉन N। L अपॉन N वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर कितना के 2, है ना। तो यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है और इसको मैंने व्हाइट पेन से बना देता हूँ। मैंने कहा ये मैंने एक इंडक्टर बना दिया इन दोनों का और ये हो गया आपका 2 हेनरी का। आगे चलेंगे तो बेटा ये 2 हेनरी का इंडक्टर हमें नहीं छेड़ना एक बार के लिए। मैंने ये 2 हेनरी का वैसा वैसा रखा, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। सूत्र हो जाएगा L अपॉन N। L का मान कितना है, 2/2 बराबर आपका 1 हो गया। मतलब हमारा ये सॉल्व किया हमने, जिसको मैंने सॉल्व किया है मैं उसको व्हाइट पेन से बना देता हूँ। ये हमारा कितना हो गया, 1 हेनरी का हो गया ये वाला। और इसको छेड़ा क्या 1 हेनरी वाले को, नहीं। तो वापस बेटा इसी को हम क्या कर देते हैं, पिंक कलर पेन से ये 1 हेनरी बना देते हैं। मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है ये वाला भी हमने नहीं हिलाया हुआ। ये लो कितने हेनरी का है, 4 हेनरी का। एक यहाँ आगे से लेके और पीछे तक जा रहा है, हमने इसको भी नहीं छेड़ा हुआ। तो ये हमारा 4 हेनरी का। अभी वापस बेटा वही हम सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं और आगे चलते हैं। मैंने कहा एक टर्मिनल से करंट दे लो, जहां पर आपको सीरीज पैरेलल लग रहा है उसको चीज को अपन नोट कर लेंगे। मैंने कहा करंट दे दी, दो भागों में टूट गई, समांतर आएगा। चलो आगे यहाँ चले तो ये दोनों बेटा किसमें, आपके सीरीज में। ये दोनों किसमें है, एक ही करंट फ्लो हो रही है दोनों में, तो ये हमारे किसमें है, सीरीज में। और सीरीज में क्या कर जाते हैं, 2 + 2 इक्वल आपका 4 हेनरी। तो बेटा इसी डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं और आपको बना के दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। देखिएगा, चलो इस पे बना देते हैं। पहले एक बार डायग्राम दोबारा देख लेते हैं। ये ओके, यहाँ 2 हेनरी है। ओके, शुरू में हमारा 2 हेनरी का है ना। तो मैंने कहा कि येलो पेन से अपना सॉरी पिंक कलर पेन से हमने कहा कि चल रहा था सर्किट, ये हमारा 2 हेनरी का है। इसके बाद में हमारा आगे चलने के बाद में यहाँ इंडक्टर और दोबारा देखना पड़ेगा सर्किट कहाँ तक हो गया था। ये आपका सर्किट था ना, ये दोनों किसमें, सीरीज में। और कितने हो गए, 4 के हो गए ना। चलो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक बना दिया था।
चलो यहाँ हम इसको 1 बना देते हैं। ये लो हमने 1 बना दिया। अलग पेन से बना देते हैं इसको, याद रहे। कितने का बना दिया यहाँ? 2 और 2 4 हेनरी का हो गया। ओके, मतलब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को बना के रख दिया। अभी ये 1 हेनरी हमने लाया नहीं है, 4 हेनरी लाया नहीं है, 1 हेनरी हमने लाया नहीं है। फिर भी चलो मैं आपको बता दूं, ये दोनों भी किस में आएंगे आपके? सीरीज में है। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में है। कितना आ जाएगा? 1 + 1 बराबर कितना आएगा? 2 आ जाएगा ना, 2 हेनरी। चलो इसी को भी हम ड्रॉ कर देते हैं। मैंने कहा कि इसके आगे चलने के बाद में यहाँ पर भी हमने एक व्हाइट पेन से ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमें याद रहे हमने इसको भी छेड़ दिया, ये 2 हेनरी का है। इसके नीचे जो आपका इंडक्टर लगा हुआ है वो ऐसे करके लगा हुआ है। एक सेकेंड, देखते हैं कहां पर लगाया गया था इसको। ओके ओके, मतलब ये यहाँ पर है, ये अलग है, इसके बीच में आएगा। ओके, मतलब ये यहाँ पर नहीं, ये बेटा यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। वो छोटा बना देते हैं, थोड़ा सुंदर भी लगे आपका डायग्राम। आप देखो तो पता चलता रहे। आपने कहा कि ये सर इंडक्टर है, ये यहाँ पर लगा हुआ था। ओके, एक इंडक्टर हमारा यहाँ से लेके यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये आपका 4 हेनरी का है और ये भी आपका 4 हेनरी का। ये ए है और ये आपका बी है। अभी देखो बेटा, आपको पैरेलल कहाँ दिख रहा है? तो आपको सर पैरेलल तो ये रहा, तो ये हमारा पैरेलल है। और पैरेलल का जो हमारा सूत्र होता है रेजिस्टेंस के बराबर होता है, क्या हो जाएगा? L/N। तो बेटा L कितना है? 4 है, सेम है 2, तो कितना आएगा? 2 हेनरी। चलो इसी को भी अपन सोल्व करके दोबारा बना देते हैं। मैंने कहा जिसको अपने को छेड़ा है उसको तो अलग पेन से रखेंगे, बाकी सेम रखेंगे। मैंने कहा इसको छेड़ा क्या? आप नहीं सर, 2 हेनरी का 2 हेनरी रखो। इन दोनों को छेड़ के हमने कितना बना दिया? 2 का बना दिया इन दोनों को। ये लो बेटा, कितने हो गया? 2 हेनरी का। बाकी इसको तो अपन ने हिलाया ही नहीं है, व्हाइट पेन वाले को, तो एज इट इज उसको वैसा का वैसा रख दो। ये 2 हेनरी का। इसके बीच में यहाँ पर हमारा एक और लग रहा है, कितने का? 4 हेनरी का। अब आप कह रहे हो सर सर्किट ऐसा बन गया। अब देखो बेटा, तीनों किस में है? तो आपको भी सर श्रेणी में है। तीनों किस में है? श्रेणी में। और श्रेणी में क्या कर जाएगा? 2 + 2 + 2 बराबर कितना आ गया? 6। बिल्कुल। तो हमने कहा कि जो हमारा सर्किट बन गया वो हमारा किस प्रकार का हो गया? सर्किट हो गया हमारा इस प्रकार से, और ये हो गया हमारा 6 हेनरी। और नीचे वाला हमने हिलाया ही नहीं है, इसको रख दिया हमने कौन सा? 4 हेनरी। तो दोनों इंडक्टर हमारे किसमें? पैरेलल में है। और पैरेलल में आप अगर आपको बताया था कि रेजिस्टेंस अगर अलग अलग वैल्यू के समांतर क्रम में लगे हो तो कुल रेजिस्टेंस जो निकालेंगे उसे हम क्या करेंगे? सूत्र लगाते हैं, L1 × L2 दोनों का गुणा बटा दोनों का जोड़। कुछ नहीं है, आपको रेजिस्टेंस अज्यूम करना है, आपको इंडक्टर मानना ही नहीं है कि इंडक्टर लगाया जाए। तो ऐसा सोचो कि इंडक्टर नहीं है, वहां पर क्या है आपका? वहां पर क्या है आपका? आपका रेजिस्टेंस है। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बेटा? L1 6 है, L2 कितना? 4 है, और दोनों का जोड़ आपका 10 है। तो कितना हो गया? 24 / 10 बराबर कितना आ गया? 2.4 हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बेटा मैंने बहुत खोल खोल के करवाया है, अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर भी जब ट्राई करोगे लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो बेटा ये था इंडक्टर का कॉम्बिनेशन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा अपन देख रहे थे इंडक्टर, और इंडक्टर के बारे में अपन ने देख लिए थे कि इंडक्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो इंडक्टर होता है उसके कॉम्बिनेशन भी देख लिए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन किस प्रकार से उसको जोड़ सकते हैं। आज अपन देखने वाले हैं बेटा इंडक्टर के आगे के पॉइंट्स, और आगे अपन जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आपके जो पॉइंट है वो है इंडक्टर की डिपेंडेंसी, मतलब इंडक्टर आपका किन किन पर निर्भर करता है। तो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ इंडक्टर। डिपेंडेंसी ऑफ इंडक्टर। डिपेंडेंसी ऑफ इंडक्टर का मतलब होता है इंडक्टर की निर्भरता। तो बेटा इंडक्टर किन किन पे निर्भर करता है वो देखते हैं। मैंने कहा कि अगर मैंने एक इंडक्टर को ड्रॉ किया, इंडक्टर को बनाया,
बेटा देखना, ये मेरा एल इंडक्टर है, ये एल इंडक्टर है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने स्मॉल एल ले ली है। मैंने कहा ओके, इसमें बेटा नंबर ऑफ टर्न हमारे एन है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन है। और मैंने कहा कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया देखिएगा मैं बता देता हूं। मैंने कहा एक बड़ा सा आपका ये जो एरिया निकलता है ये होता है इसका एरिया, इंडक्टर का एरिया। तो मैंने कहा कि इसमें तीन टर्म्स आपको याद रखनी है। एक तो होती है बेटा आपका नंबर ऑफ टर्न, एन इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न, और बेटा आपका एल है, ये होती है इंडक्टर की लेंथ, और ए होता है, ये होता है आपका एरिया। आपको इतनी चीजें याद रखनी है बिल्कुल। तो हमें एक चीज याद ये रखना है कि जो आपका इंडक्टर होता है, जो आपका इंडक्टर होता है वो किन किन पर आपका डिपेंड हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंडक्टर जो होता है ये बेटा आपके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। अगर अपन इंडक्टर का साइज को इंक्रीज कर दें, मतलब टर्न्स बड़े बना दें, तो हमारा इंडक्टेंस क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि बेटा कि मैंने कहा इंडक्टर की, पहले टॉपिक डाल देते हैं, इंडक्टर की डिपेंडेंसी देख रहे हैं हम, निर्भरता देख रहे हैं। मैंने कहा कि इंडक्टर जो है आपने क्या कर दिया, इतने बड़े बड़े आपने इसके गोले ले लिए, और एक आपने क्या कर दिया, बिल्कुल छोटा सा इंडक्टर ले लिया, मतलब कि इसमें गोले कम बन गए। आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा एरिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं ए इसको देखूं, ये तो एरिया ए है इसका, और इसका जो एरिया है वो भी बेटा आपका ए ही है। ये लो, अगर मैं बेटा एरिया के रिस्पेक्ट में देखूं, सेम नंबर ऑफ टर्न है, सेम करंट है, सब चीजें आपकी सेम होने के बावजूद भी अगर आपका एरिया पे डिपेंड करेगा, तो बेटा यहां पर हमारा इंडक्टर, मान लो इसका इंडक्टेंस आपका L1 है और इसका आपका L2 है। तो बेटा अगर आपसे पूछे कि ज्यादा इंडक्टेंस किसमें है, तो जिसका एरिया ज्यादा होता है उसमें आपका इंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो L ग्रेटर देन L2 हो जाएगा, या फिर अपन कह सकते हैं L2 लेस देन आपका L1 हो जाएगा। मतलब हमारा क्या कर रहे हैं कि अगर इंडक्टर का एरिया को बढ़ा दिया जाए, अगर इंडक्टर के एरिया को बढ़ा दिया जाए तो हमारा क्या बढ़ जाता है, इंडक्टेंस बढ़ जाता है कोयल एरिया को बढ़ाने से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर टर्न्स का एरिया बढ़ा दिया जाए तो इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है, अर्थात इंडक्टेंस एरिया के समानुपाती होती है। तो हमने कहा कि जो आपका कैपिटल एल मतलब इंडक्टेंस, ये आपकी समानुपाती है इसके एरिया के। इक्वेशन नंबर हमारी आ जाती है यहां से 1। आपको याद रखना है कि अगर इंडक्टर का एरिया बढ़ा दिया जाता है तो आपकी इंडक्टेंस क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, लंबाई पे और देख लेते हैं। तो अगर मैंने कहा कि इंडक्टर की लंबाई पर निर्भरता, दूसरा लिखा इंडक्टर की डिपेंडेंसी लेंथ पर। तो अगर मैंने कहा और एक मैंने इंडक्टर बना दिया इस प्रकार से,
मैंने कहा ये मेरा L1 इंडक्टर है और ये मेरा L2 इंडक्टर है। इसमें जो लंबाई है वो देखिए बेटा आपकी ज्यादा है L, ये L2 लिख दीजिएगा इसको, ये L2 ज्यादा है और ये देखो L1 आपकी कम है। तो हमें पता चला कि जो आपकी L1 तो है वो हमारी क्या है, कम है L2 से। तो बेटा याद रखना इंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगा, जिसमें इंडक्टर की लेंथ कम होगी, टर्न्स पास पास होंगे, उसमें हमारा इंडक्टेंस का मान क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं अगर किसी इंडक्टर में इंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो आपका इंडक्टेंस का मान है कम हो जाता है। तो यहां से हमें पता चला कि दोनों इंडक्टर की अगर हमें इंडक्टेंस चेक करनी है तो आपकी L1 ज्यादा है L2 से, क्योंकि बेटा ये आपकी दूर दूर टर्न हो गए। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं अगर इंडक्टर की लेंथ को बढ़ाया जाए, तो इंडक्टेंस का मान घट जाता है। ओके, अर्थात इंडक्टर लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं L विथ कर्मानुपाती L। यहां पर L तो है इंडक्टर और L है आपकी लेंथ। इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ चुकी है। जल्दी से नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा अभी अपन एक नंबर ऑफ टर्न पे और बात कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे अपन। जल्दी से इसको नोट करिएगा बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ा दिया जाए, तो बेटा अगर मैंने कहा एक इंडक्टर ये है और एक इंडक्टर हमारे पास में ये है, मैंने कहा ये हमारा L1 इंडक्टर है, ये हमारा L2 इंडक्टर है, इसमें हमारे नंबर ऑफ टर्न N1 है और इसमें हमारे नंबर ऑफ टर्न N1 है, सॉरी N2 है। मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न ज्यादा किसमें, N1 में, और N2 में हमारे कम है, तो हमारा इंडक्टेंस क्या होगा, L1 का ज्यादा होगा L2 से, याद रखना है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इंडक्टर के नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दिया जाए तो इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है। अर्थात इंडक्टर नंबर ऑफ टर्न के समानुपाती, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के समानुपाती होता है। वर्ग के समानुपाती होता है। तो मैंने कहा कि जो L है वो आपके नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के समानुपाती है। इक्वेशन नंबर हमारी 3 आ गई है। 3 इक्वेशन हमने निकाली है, तीनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख के बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, इंडक्टेंस का दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो देखिएगा 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला अगर अपन देखें तो बेटा एरिया के तो समानुपाती आ रहा है इंडक्टेंस, और दूसरा अगर फॉर्मूला देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है लेंथ के, और तीसरा फॉर्मूला देखें तो हमारा L जो है वो नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के समानुपाती होता है। यहां से मैंने कहा
कि अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 और 3 से सॉल्व करने पर, तो मैंने लिखा इक्वेशन 1 और 2 3 से। ओके, पहली इक्वेशन क्या है आपकी, एल समानुपाती ए, और दूसरी कौन सी है, एल विथ कर्मानुपाती एल, ये 2, और तीसरी है एल समानुपाती एन स्क्वायर, ये तीसरी इक्वेशन है। मैंने कहा इन तीनों इक्वेशनों की अगर मैं बात करता हूं, तो तीनों इक्वेशनों की अगर मैं बात करूंगा तो एल क्या आ जाएगा, समानुपाती ए, देखो एल के बराबर में ए बटा में एल इंटू क्या आ गया आपका एन स्क्वायर। हमारे पास जितने भी फॉर्मूले बेटा ध्यान रखना कि आपको सॉल्व करने हैं, आप इससे कर दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके रिलेशन वाले, वो इसी से सॉल्व होंगे। मैंने कहा समानुपाती का चिन्ह हटाना है और हमें इसमें कांस्टेंट को लेके आना है। मैंने कहा समानुपाती का चिन्ह है हटाने पर म्यू कांस्टेंट आता है। ओके, म्यू कांस्टेंट आता है। तो बेटा एक चीज याद रखें कि जो आपका म्यू होता है, ये होता है आपका परमेबिलिटी। आपसे पूछ ले तो हिंदी में बोलते हैं इसे चुंबकशीलता। ओके, तो यहां से बेटा यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कांस्टेंट आ देते हैं, तो हमारा सूत्र आ जाता है एल बराबर म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पुटअप हो चुके हैं इससे। मैंने कहा जो म्यू होती है, ये होती है हमारी परमेबिलिटी। क्या होती है, परमेबिलिटी। और म्यू बराबर होता है म्यू नोड म्यू आर। बेटा म्यू नोड और म्यू आर क्या बला है, इनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि म्यू आर होती है, ये होती है निर्वात में या आपको कह दे वायु में चुंबकशीलता। बेटा यहां से अगर मैं देखूं तो ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। अगर बेटा बात करें किसकी वैल्यू है ये, एक सेकेंड, थोड़ा सा म्यू नोड लिखना यहाँ, ये म्यू नोड है। म्यू नोड में निर्वात में चुंबकशीलता जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है ना, याद रखना बेटा इसको, 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। बेटा म्यू आर क्या होती है, ये होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब माध्य की चुंबकशीलता। ओके, क्या होती है बेटा ये, माध्य की चुंबकशीलता, आपको याद रखना है। जल्दी से नोट करिएगा, आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बेटा अपन बात करें, ये माध्य की होती है, कोई भी आपका माध्यम हो, आपने कोई कोर लगा रखी हो, उस टाइम आपकी चुंबकशीलता देखनी है तो म्यू नोड लगाते हैं, म्यू आर लगाते हैं। और निर्वात है बेटा आपका, या फिर आपने एयर कोर इंडक्टर लिया है तो वहां पर हम म्यू नोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास निकल के आती है, तो एल बराबर बेटा देखो म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नोड म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये लो, ये फॉर्मूला हो गया। आपसे कई बार बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि म्यू आर की यूनिट पूछ लेता है कई बार। तो बेटा देखो हम जानते हैं, देखिएगा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ थोड़ा, कि म्यू बराबर होता है म्यू नोड म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू निकालनी है, म्यू अपॉन म्यू नोड बराबर होता है म्यू आर। तो बेटा इसकी भी यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर, और इसकी भी यूनिट होती है नीचे हेनरी पर मीटर। किसकी, म्यू नोड की, दोनों कट गए। तो बेटा म्यू आर जो है यूनिट लेस होता है, लेस होता है, आपको याद रखना है। ओके, तो ये था बेटा आपका डिपेंडेंसी ऑफ इंडक्टर। जल्दी से नोट करिएगा, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। आगे अपन एक टॉपिक लेते हैं, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो देखते हैं। चलो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, फैराडे लॉ।
फेराडे लॉ हमारे इलेक्ट्रिकल का जनक कहलाता है बेटा, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फेराडे ने दो नियम दिए। अपन जो फेराडे लॉ देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ देख रहे हैं, वैसे दो नियम थे इसके, एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडे लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, ठीक है ना। सेल एंड बैटरी में आपको पढ़ा रखा है मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडे लॉ, और आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। पूरी मशीन इसी पे काम करती है, पूरी इलेक्ट्रिकल इसी पे काम करती है। एसी के जो जनक कहलाते हैं वो आपके यही कहलाते हैं। तो देखिएगा आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेराडे लॉ। इसमें दो नियम दिए, तो हम बात करते हैं प्रथम नियम की। प्रथम नियम में क्या कहता है कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो नीचे लिखिएगा इसमें फैराडे प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार फैराडे प्रथम नियम के अनुसार जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। मैंने कहा कि जैसे कोई चालक ले लो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया अपन ने, कहा एन पोल है, ये एस पोल है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा, देखो चुंबकीय बल रेखा ये होती है, ये चुंबकीय बल रेखा एन पोल से एस पोल की ओर जाती है, चुंबक के अंदर एस पोल से एन पोल की ओर जाती है। यहां से अगर मैं बात करूं, कोई चालक हमारा इसको कट कर रहा है, ये हमारा कोई चालक है इसको कट कर रहा है, ये शॉर्ट सर्किट चालक आपका, इसमें क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। फैराडे ने आपको यह बताया था, जल्दी से नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फैराडे का सेकंड नियम क्या कहता है। सेकंड लॉ, तो सेकंड नियम में क्या कहेगा बेटा कि हमने कहा कि एक तो परमानेंट मैग्नेट लिया, आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं कि अगर अपन बात करें अस्थायी चुंबक ले लें कि किस प्रकार से। मैंने कहा कि एक कॉइल लिया और अपने को पता है कि ये जो इंडक्टर है इसमें करंट का फ्लो अपन कर दें, इसमें अगर अपन करंट का फ्लो कर दिया, मैंने यहां से ऐसे करंट का फ्लो कर दिया और इसके पास में मैंने दूसरा इंडक्टर भी रख दिया है। चलो दूसरा इंडक्टर भी रख देते हैं, दोनों आपके फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, दूर दूर है ना। हमने कहा कि यहां से अगर मैं बात करूं, इसमें करंट का फ्लो करते हैं हम, जैसे करंट का फ्लो करेंगे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि करंट का फ्लो करने से इसमें आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स पैदा होगा इस कॉइल में। ये फ्लक्स हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग को काट रहा है, जो गुलाबी पेन से हमने दिखाया है पिंक कलर से, ये हमारा है फ्लक्स, जिसे मैंने फाई से डिनोट किया है। जो फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है इसे बोलते हैं लिंकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं, लिंकेज फ्लक्स, जिसे मैंने साइन से लिखा। तो इसमें बेटा क्या पैदा हो गया, हमारा ईएमएफ पैदा हो गया। ओके, क्या पैदा हुआ, ईएमएफ पैदा हुआ।
तो सेकंड नियम क्या कहता है कि अगर हमारा लिंकेज फ्लक्स साइज जितना बढ़ेगा, इसमें परिवर्तन आना चाहिए टाइम के साथ में, तभी हमारा ईएमएफ पैदा होगा। तो बेटा इसमें एक काम करना होता है कि एक कॉइल में देखो एसी दे दी तो बेटा हिलाने की जरूरत है ही नहीं, नहीं डीसी देते हो तो हमारे क्या करना पड़ता है, एक वाइंडिंग को क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको हिलाना पड़ेगा। आपका फ्लक्स टाइम के साथ में बदलना चाहिए। ओके, तभी जाके हम पैदा कर सकते हैं आपका क्या, ईएमएफ को पैदा कर सकते हैं, अन्यथा कोई सेकंड लॉजिक तो हमारे पास आता ही नहीं है इसका। चलो हमने कहा कि ठीक है कि हम इसको क्या करेंगे, कॉइल को हिलाएं, ऐसी दे दी तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन अपने आप आएगा, क्योंकि 0.01 सेकंड के बाद में आपको ऐसे फंडामेंटल में बताया हुआ है कि करंट की पोलरिटी आपकी चेंज हो जाती है, नीचे से फॉलो होने लग जाएगी तो फ्लक्स की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। मैंने कहा कि ये जो साइन आता है इसमें परिवर्तन की दर होनी चाहिए, बिल्कुल होएगी। जब हमने क्या किया है कि ऐसी सप्लाई दी तो होगी, डीसी दे दी तो बेटा आपको एक कॉइल को हिलाना पड़ सकता है। ओके, अभी मैंने कहा सेकंड नियम क्या कहता है कि फर्स्ट नियम से हमने देखा उत्पन्न ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो देखा कि ये कहता है कि उत्पन्न ईएमएफ सीधा समानुपाती लिंकेज फ्लक्स के परिवर्तन की दर के होता है। कहने का मतलब जो ईएमएफ है, जो हमारा ईएमएफ है वो समानुपाती होगा आपके किसके, फ्लक्स के परिवर्तन की दर के। ओके, हमने कहा ये हमारे पास में निकल कर आ गया, कोई दिक्कत तो यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमारा जो उत्पन्न ईएमएफ है वो सीधा समानुपाती होता है लिंकेज फ्लक्स के परिवर्तन की दर के। अभी हमने कहा ये लिंकेज फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब हम फ्लक्स बढ़ेगा, तो ये फ्लक्स किस पे निर्भर कर रहा है, लिंकेज फ्लक्स साइन फाई पे, तो साइन किस पे निर्भर कर रहा है, फाई पे। और मैंने बताया था आपको इंडक्टर में, मैंने कहा ये फ्लक्स कब बढ़ता है, इसमें फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब धारा बढ़ेगी। मतलब जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा किस पे डिपेंडेड है, आई पे। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि फ्लक्स बढ़ेगा तो हमारी साइन बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ गया तो हमारा साइन बढ़ गया, तो हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मानी है, ये मैंने सेकंड मान ली है ना। तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा जैसे ही मैंने यहां पर समानुपाती निशान हटाऊंगा तो बेटा n आएगा और ये हो गया n फाई। कहने का मतलब n होता है नंबर ऑफ आपके टर्न, तो साइन की जगह मैंने n की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा यहां पर आ जाता है ईएमएफ निकल के जो आ जाता है फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला आपका n d∅dt, ये हमारा फेराडे का नियम है। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा कि मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि जो साइन है ये बढ़ेगा तो हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ गया तो हमारा साइन बढ़ गया, तो साइन किसके समानुपाती है, आई के समानुपाती भी हो सकता है, बिल्कुल। तो हमने कहा कि यहां पर अगर अपने को ईएमएफ निकालना है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बेटा ये इसके समानुपाती है। जैसे हम यहाँ पर कांस्टेंट का निशान लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल आई आ जाएगा, क्योंकि एल आपका कांस्टेंट आ गया, इंडक्टर आ गया। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा एल डी आई बाई डी टी। ये लो बेटा, तीन फॉर्मूले आपको याद रखने फैराडे के नियम में, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे अपन थोड़ा सा चलते हैं, फैराडे के नियम को और भी देख लेते हैं। आगे देखिएगा, मैंने कहा कि अभी अपन ने देखा कि एक तो बेटा आपका साइन इक्वल होता है एन फाई, इक्वेशन नंबर एक थी, और एक था साइन इक्वल एल आई। बेटा मैंने कहा दोनों इक्वेशनों को, ये थी आपकी दूसरी इक्वेशन या बी इक्वेशन है ना, जो भी थी बेटा, हमने कहा कि दोनों को बराबर कर लेते हैं क्योंकि दोनों एक इक्वल है। बेटा यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एन फाई बाई आई। तो बेटा इंडक्टर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो आपको मैंने क्वेश्चन में आपको एन लगवाया था, वो क्वेश्चन में एन यहाँ से लगवाया था बेटा, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा एन नंबर ऑफ टर्न की कोई यूनिट नहीं होती, फ्लक्स की होती है वेबर पर एम्पियर, तो इंडक्टर की यूनिट ये आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक इंडक्टर में उत्पन्न फ्लक्स, एक इंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ का मान याद करो, मान याद करो
उत्पन्न ईएमएफ का मान याद करो जब फ्लक्स में परिवर्तन की दर 10 वेबर प्रति 2 सेकंड है तथा इंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। हमें दिया क्या गया है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅dt इक्वल देखना है। तो बेटा d∅ की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 10 वेबर है, और dt मतलब टाइम की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो 2 सेकंड है, और नंबर ऑफ टर्न हमारा कितने हैं, तो आप कहोगे सर 100 है। कौन सा सूत्र लगेगा, हमें निकालना है EMF। तो बेटा आप कहोगे हमारा कौन सूत्र लगेगा, चलो सूत्र दिखा देता हूँ मैं आपको। तो बेटा ये हमारे सूत्र थे। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चली है कि आपका फ्लक्स में परिवर्तन इधर यहाँ हो रही है, नंबर ऑफ टर्न आ रहा है, तो ये हमारा सूत्र लगेगा। तो यहाँ से हमने कहा कि इस सूत्र से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया कि EMF बराबर होता है फैराडे नियम से N/d∅dt। तो EMF बराबर हो गया आपका N की वैल्यू 100 है, फ्लक्स में परिवर्तन कितना है 10 वेबर प्रति 2 मिनट में। तो बेटा EMF जो आपका आएगा वो कितना आ गया 100 × 5, मतलब EMF आपका जो पैदा होगा वो पैदा होगा आपका कितना 500 वोल्ट। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल अगर डाटा आता है तो यहाँ पर आपका इंडक्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।